कोई तरक्की हुई या काम हुए वो सद्दाम हुसैन के राज में हुए। दूसरा है जो उसे बहुत ही क्रूर और अब तक का सबसे एक खूंखार तानाशाह के तौर पर भी याद करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। मैं पूरी कहानी असल में सद्दाम के सद्दाम बनने की और सद्दाम की मौत तक क्या कुछ कैसे हुआ, और ये मुझे थोड़ा सा इसमें हेल्प इसलिए भी मिला कि चूंकि मैं जब इराक में था तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ के अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से भी बात हुई थी। वहाँ जो अपने एम्बेसडर हैं इराक में उनसे भी ईरान, इराक और कुवैत, गल्फ वॉर, इन सब के बारे में बात हुई। सद्दाम के बारे में आम लोगों से बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें जानने को, बहुत सारी चीज़ें नई सुनने को मिली। वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ, लेकिन शुरुआत ये कि सद्दाम हुसैन हिंदुस्तान का हमेशा करीबी दोस्त माना गया। सद्दाम मतलब जो वो सामना कर सके, सद्दाम मतलब जो जिद्दी। ये सद्दाम के शाब्दिक अर्थ है, मीनिंग है। एक मतलब है सद्दाम का जिद्दी, हटी, और एक है जो सामना कर सके। बगदाद से थोड़ा सा आगे एक इलाका है इराक में, तिक्रित। सद्दाम हुसैन की पैदाइश वहीं की थी, एक आम फैमिली में। और सद्दाम की पैदाइश से पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई। एक बड़ा भाई था 5 साल का, उसकी भी मौत हो गई। माँ जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद दूसरी शादी की। बचपन से ही सद्दाम हुसैन को उस वक्त बड़ा एक डर रहता था, और ये कि उसकी परवरिश कैसे होगी, क्या होगी। तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बचपन से ही शुरुआत में। धीरे धीरे सद्दाम हुसैन बड़ा होने के बाद पढ़ाई करने के लिए बगदाद पहुंचता है, और वहीं पे जो बाथ पार्टी, एक जो जिस पार्टी को बाद में सद्दाम हुसैन जिसके मुखिया बने, जनरल अहमद हसन अल बकर, उससे जुड़े हुए थे, जो वो भी तिकरित के थे और सद्दाम हुसैन के दूर के रिश्तेदार थे। 1960s में, उससे पहले वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था इराक में, लेकिन बाद में फिर वहाँ की एक राजशाही फैमिली थी जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट से वहाँ की गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन फिर इराक में विद्रोह होता है, और विद्रोह होने के बाद उस राजशाही परिवार को हटा दिया जाता है, और जनरल अहमद हसन अल बकर जो है वो वहाँ के सत्ता पे काबिज होते हैं, बाथ पार्टी काबिज होती है। सद्दाम हुसैन नंबर 2 होते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस सारी चीज़ें सद्दाम हुसैन ही उस वक्त सरकार चला रहे थे, तेज तर्रार। और चूंकि दोनों रिलेटिव भी थे और तिकरित से भी थे। 1968 में बाथ पार्टी सत्ता में आती है। सद्दाम नंबर 2 थे उस पार्टी के, अल बकर के बाद। लेकिन कहते हैं कि अघोषित तौर पे वही एक तरह से सरकार चला रहे थे। और उस वक्त सद्दाम हुसैन, मतलब 68 और 70s की मैं बात कर रहा हूँ, अब बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसको इराक के लोग आज भी याद करते हैं। जैसे इराक पूरी तरह से तेल पे डिपेंडेंट है। वहाँ तेल बहुत सारे हैं, मतलब तेल के कुएं भरे पड़े हुए हैं। तो एक तो सद्दाम हुसैन ने उस वक्त सोवियत संघ के साथ समझौता किया था, और उस वक्त जब शीत युद्ध चल रहा था, और इस समझौते के बाद उसने तेल जो कंपनियां थी, पहले तेल किसी भी तरीके से कोई भी अपना वो उसका कुछ रूल रेगुलेशन था नहीं, लेकिन उसको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। पूरी जो वहाँ की तेल कंपनियां थी उनको नेशनलाइज करने के बाद उसके रेट फिक्स हुए,
और उससे पहले जो वेस्टर्न कंट्री थे, पश्चिमी देश, उनको बड़ा सस्ते रेट पे तेल मिला करता था, लेकिन नेशनलाइज होने के बाद फिर एक रेट फिक्स हुआ, तो उससे इराक को बहुत फायदा हुआ, इराक को बहुत पैसे मिलने लगे, और देखते ही देखते फिर इराक बड़ा धनी अमीर हो गया। और जो उसमें फायदा हुआ, वो उस पैसे से फिर इराक में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, फैक्ट्रीज हो, इवन जो गांव में तमाम चीजें थी वहां पे भी डेवलपमेंट हुआ। और इन चीजों ने अचानक सद्दाम हुसैन को, जो अरब कंट्री है उसमें एक बड़ा अलग लाकर खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया। और फिर सद्दाम हुसैन, हसन अल बकर बीमार होने लगे, उनको साइड किया और खुद इराक के प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद अपने जितने रिश्तेदार थे उन सबको इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठाना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इराक में काम भी हो रहा था, तरक्की भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे सद्दाम हुसैन थोड़ा, चूंकि तो डिक्टेटरशिप, और उन्होंने जब वो डिक्टेटरशिप, जब वो प्रेसिडेंट बना, तो उसके बाद जो अपोजिशन के लीडर थे या जो भी सत्ता को चैलेंज करता, उसको सीधा मारना शुरू कर दिया। एक बार किसी एक वेस्टर्न मीडिया ने पूछा भी था सद्दाम हुसैन से कि आप अपने विपक्ष के लोगों को आप मार क्यों देते हो? तो उसने कहा जो आपके खिलाफ आवाज उठाए उसका क्या करना चाहिए। तब सीधे जवाब था, और ये भी कहा था कि हाँ मारता हूं। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान में सद्दाम हुसैन उस वक्त बहुत, मतलब ताकतवर नेता के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता भी थी। और सबसे कमाल की बात ये देखिए कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट था सद्दाम हुसैन और इराक को। तब रोनाल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट, और पूरी तरह से सद्दाम को हर तरह से मदद की। इसी बीच में एक ईरान उस वक्त इस्लामिक एक क्रांति के तौर पर उभर रहा था, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो ईरान को पसंद नहीं कर रहे थे। इधर कुछ शिया और सुन्नी की वजह से सद्दाम हुसैन भी इराक के थोड़ा खिलाफ, और तभी ईरान और इराक के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है जो करीब 8 साल चलती है। ये जो जंग शुरू हुई थी, ये कहते हैं कि एक तो सद्दाम हुसैन की महत्वाकांक्षा, दूसरी इसको ईरान उस वक्त हालांकि बहुत कमजोर था और इराक उसके मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल। और जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद अब दुनिया के सामने यह था कि किसका सपोर्ट करें। तो दुनिया में ज्यादातर जो मुल्क थे, इवन उसमें अमेरिका शामिल है, उसने इराक और सद्दाम हुसैन की मदद की और सपोर्ट की। रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे, न सिर्फ पैसे से, हथियार से, ट्रेनिंग से, बल्कि ईरान के बारे में सेटेलाइट से ज़रूरी जानकारी देना, खुफिया जानकारी देना, ये सारी चीज़ें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के लिए की। और 1900, मतलब ये 80 में शुरू हुआ था, और 16 मार्च 1988 तक ये ईरान इराक वॉर चला। इसमें कहते हैं कि करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 2.5 लाख इराकी थे। हालांकि नुकसान ज़्यादा ईरान का हुआ। बाद में फिर ये यूनाइटेड नेशन ने बीच में दखल दी और फिर एक युद्ध विराम होता है, और दोनों के बीच 8 साल के बाद जंग खत्म होती। फायदा किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। और इस जंग में हालांकि तमाम मदद थी, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन और इराक इस जंग की वजह से माली हालत खराब हो गई, कमजोर हो गया।
और अब उसको इधर उधर मदद लेनी पड़ी। उसमें कुवैत भी था, कुवैत ने भी इराक की बड़ी मदद की क्योंकि कुवैत अमीर मुल्क था। तो ये सारी चीजें जब हो गई, उसके बाद युद्ध विराम हो गया, तब फिर अचानक सद्दाम हुसैन जो है वो कुवैत पे भी हमला कर देता। और उसकी वजह ये थी कि सद्दाम हुसैन का मानना था कि जिस तरीके से तेल की कीमत वो तय कर रहा है और कुवैत जो है वो सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, एक तो ये रीजन जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उसमें ये था कि कुवैत से लगातार मदद मिल रही थी जब जंग ईरान इराक के बीच में था। और कहते हैं कि ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया, जब मैं इराक गया तब ये कहानी सुनने को मिली थी कि इसी दौरान में जब माली हालत खराब थी तब सद्दाम हुसैन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तारिक नाम था उनको, तारिक अजीज या ऐसे, तो वो कुवैत जाया करते थे और वहाँ के फिर जो शाह थे उससे पैसे लेकर आते थे। तो एक बार जब ये मिनिस्टर वहाँ कुवैत गए तो वहाँ के शाह ने, वहाँ के राजा ने ये कहा कि यार जब देखो मुंह उठाकर लेकर चले आते हो, और ये भी कहा था कि सुनना कि तुम्हारी इराक की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं तो कभी उन्हें यहाँ भेजो। ये बात हुई और उसने आकर जो इराक के फॉरेन मिनिस्टर थे वो सद्दाम हुसैन को बताया, और कहते हैं कि सद्दाम हुसैन ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ गए। इराकी लोगों में एक चीज़ है कि वो अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं, तो जब इराकी औरतों के बारे में इस तरह की बातें सुनी तो उसी वक्त कहते हैं कि जो उनकी सेकंड कैटेगरी की जो आर्मी थी जिसकी अभी ट्रेनिंग हो रही थी, जो अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं थे, इराक ने अचानक कहा कि कुवैत पे हमला करना है और सद्दाम हुसैन के इशारा मिलते ही अनट्रेन्ड लोग जो इराकी बात और उसके रेवोल्यूशनरी पार्टी के सेना के लोग थे उनको कुवैत पे हमला करने के लिए भेज दिया। और उन्होंने कुवैत में खूब लूट मार मचाई, खूब वहाँ पे बर्बादी की। ये भी कहते हैं कि कुवैती महिलाओं के साथ भी उन्होंने बड़ा अभद्र व्यवहार किया। और इस तरीके से सब कुछ कुवैत पे जब कब्जा किया तो पहली बार फिर बाकी कंट्री जो है वो सपोर्ट में आ गए कुवैत के। उसे लगा कि सद्दाम हुसैन बेलगाम हो रहे हैं। इनमें वो भी थे जो अमेरिका जैसे लोग जो मदद कर रहे थे। और फिर खैर करीब 22-28 दिन के बाद बाकी सेनाओं की मदद से वहाँ से इराक की फौज को हटना पड़ा और कुवैत आज़ाद हो गया दोबारा। लेकिन इस चीज़ ने सद्दाम हुसैन की पूरी रिजिम पे एक तरह से डेंट मार दिया और सद्दाम हुसैन का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो थोड़ा नीचे गिर गया। अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि इससे पहले एक चीज़ और सद्दाम हुसैन की जो खिलाफ गई थी वो ये थी कि 16 मार्च 1988 को जब ईरान इराक के बीच वॉर चल रहा था तब एक हेलबजा एक इलाका है इराक में, ये बगदाद से करीब 240 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ पे कुर्दों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब भी ईरान इराक वॉर के इसमें अगर ईरानी फौज इराक की किसी सीमा में दाखिल होती तो ये कुर्द बड़े उसको वेलकम करते और उसकी मतलब ये जो कुर्दिश थे और वो जो इलाका था हेलबजा वहाँ पे शियाओं की मेजोरिटी थी, तो ये लोग ईरान की तरफ सपोर्ट करते थे। और ईरान में उस वक्त जो सरकार चला रहे थे उसके हेड थे आयतुल्लाह खुमैनी, तो वो हमेशा ईरान का सपोर्ट करते। ये बात सद्दाम हुसैन को पता चली, तब सद्दाम हुसैन ने कहा कि ठीक है इन कुर्दिश को मैं मदद दिखाऊंगा। और इसी के बाद 16 मार्च 1988 को सद्दाम हुसैन की सेना ने बाकायदा जहाज से, हवाई जहाज से इनके ऊपर केमिकल अटैक कर दिया था इस हेलबजा जगह पे। और कहते हैं कि इस हमले में करीब 5000 कुर्दिश मारे गए थे।
और इसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक था, क्योंकि इस जो गैस था। तो एक ये चीज़ थी जिसको लेके बहुत हंगामा हुआ। लेकिन उस वक्त जब ये केमिकल अटैक इराक ने किया तो ये एक तरह से ये पाबंदी आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट था, रोनाल्ड रेगन सपोर्ट कर रहे थे, बाकी कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, वेस्टर्न कंट्री। तो उन्होंने सद्दाम हुसैन और इराक को कुछ नहीं बोला। इवन आज तक कुर्दिश लोग वहाँ पे मांग करते रहे हैं कि ये जो 16 मार्च 1988 को हुआ, इसको एक नरसंहार बताया जाए, केमिकल नरसंहार। अमेरिका उसको कभी माना नहीं और बोला भी नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद मदद कर रहा था सद्दाम हुसैन की। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रही। ईरान इराक वॉर भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये केमिकल अटैक वाला मामला हुआ। फिर कुवैत पर जब हमला हो गया, उसके बाद धीरे धीरे जब 90s का आखिर का दौर आया तो सद्दाम हुसैन को अब अमेरिका को लगा कि ये धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आई जो इराकी लोग और बाकी लोग सब मानते हैं वहाँ पे। किसी दौरान में अमेरिका ये चाहता था कि जो तेल का पूरा कंट्रोल है वो इराक जैसे बाकी और गल्फ के कुछ कंट्रीज ने कर रखे थे, वो अमेरिका को सौंप दे, और अमेरिका ही ये तय करे कि कच्चे तेल की कीमत क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, फिर उसका रिफाइन कैसे होगा, और उसकी मार्केटिंग और पूरा सब कुछ मतलब अमेरिकन कंपनी को दे दिया जाए। सद्दाम हुसैन इसके लिए तैयार नहीं थे। सद्दाम ने कहा कि ये हमारी ज़मीन की मिल्कियत है और हम तय कर लेंगे कि इसका रेट क्या होगा, हम तय करेंगे रिफाइन कहाँ होगा और सारी चीज़ें। तो अमेरिका उस पर लगातार दबाव डाल रहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन मानता नहीं। इसी बीच चूंकि अब रिश्ते खराब हुए, कुवैत वाला मामला सामने आ चुका था, और गल्फ में भी अब कुवैत के बाद ये लगा कि बाकी जो मुल्क थे खाड़ी के, उन्हें भी लगा कि सद्दाम हुसैन कभी उन पर भी अटैक कर सकता है। तो इन सब ने भी हाथ पैर मारे। तब तक अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार आ गई और जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने। इसी दौरान 2001 में 9/11 हो गया अटैक। तो उसको लेके अमेरिका में बड़ा गुस्सा था और लोगों में वो था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज बुश ने 9/11 के बाद एक भाषण दिया था और उसमें ये कहा था कि आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो जो चाहे वो वेपन इराक से भी हो सकता है, जा रहा हो, मिल रहा हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इराक को घेरे में लिया और 9/11 के लिए एक तरह से जिम्मेदार भी ठहराया था। हालांकि सद्दाम हुसैन ने बाद में हमेशा खंडन किया कि 9/11 से उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि इराक की ज़मीन पे कभी कोई आतंकवादी पनप ही नहीं सकता, मैं पनपने नहीं दूंगा। लेकिन जॉर्ज बुश को अब ये था कि किसी तरह सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करना है। एक तो तेल को लेकर वो झुकने को तैयार नहीं। तो फिर अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास बहुत सारे केमिकल वेपन हैं और ये हैं जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो ये जब बात बढ़ी तो फिर 2002 में बाकायदा यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में वहाँ पे कहा गया कि इराक में टीम जाएगी और वो चेक करेगी। वहाँ गई और उन्होंने सारा छान मारा, लेकिन उनको कोई भी वेपन नहीं मिला, और जो केमिकल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था या परमाणु इसका, वो कुछ मिला ही नहीं। तो जब ये नाकाम हो गए तो फिर अचानक जॉर्ज बुश इसके लिए तैयार नहीं थे कि सद्दाम हुसैन को यहीं छोड़ दिया जाए। इसके बाद जनवरी 2003 में जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन के सामने 2 ऑफर रखे और कहा कि एक, या तो आप जितने भी आपके हथियार हैं उसको आप टोटली डिसआर्म कर दीजिए, अपने कंट्री से हटा दो, इस तरह के जो भी केमिकल में हैं, और दूसरा आप खुद इराक छोड़ दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर अमेरिका हमला कर देगा।
ये जनवरी 2003 में बुश ने अल्टीमेटम दिया था सद्दाम हुसैन को। फरवरी 2003 में सद्दाम हुसैन कभी भी जनरली टीवी पे आकर कोई ज्ञान भाषण नहीं देता था। पहली बार सद्दाम हुसैन जॉर्ज बुश के अल्टीमेटम के बाद राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और उसके बाद बाकायदा उसमें कहा जाता है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम झुकेंगे नहीं और इराकी लोग लड़ेंगे। और इस तरीके से वो जॉर्ज बुश की दोनों मांगों को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद 2003 में ही यूएस ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर अटैक करता है और बगदाद तक पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद सद्दाम हुसैन चूंकि सत्ता हाथ से जा चुकी थी, जंग हार रहे हैं, तो वो वहाँ से गायब। 9 महीने के बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन टिकरित, जो जहाँ का सद्दाम हुसैन रहने वाला घर, उसी जगह में एक बंकर के अंदर से गिरफ्तारी होती है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी नेट पे। तो 13 दिसंबर 2003 को टिकरित के पास से गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद अमेरिका का अब इराक पे कब्जा था, लेकिन अमेरिका ने अब एक वहाँ पे पहली बार इराक के इतिहास में शियाओं की मेजोरिटी की सरकार बनवा देता है। हालांकि इराक में जो है वो शुरू से 48% जो आबादी सुन्नी की है और 52% शियाओं की है, लेकिन हमेशा सुन्नियों ने वहां पे राज किया। पहली बार 2003 में जब अमेरिका कब्जा करता है, सद्दाम को तख्ता पलट करता है, तो शियाओं की लीडरशिप में जो है हुकूमत बनती है वहाँ पे। उसके बाद 2003 की गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलता है और ख़ास तौर पर सद्दाम हुसैन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें को लेके मुकदमा चला, लेकिन जो मेन था जिसके लिए मुकदमा हुआ था वो एक दुजैल है इराक में जगह। उस दुजैल में कहते हैं कि एक बार 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। 82 में जब सद्दाम हुसैन वहाँ गए तो इससे सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा नाराज, और इसके जवाब में फिर वहाँ पे सद्दाम हुसैन की सेना गई और 148 जो शिया थे, दुजैल में ज़्यादातर शिया लोग थे, उन शियाओं को मार डाला। तो सद्दाम हुसैन को जो फांसी दी गई है, वो इसको ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे नरसंहार, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिलजबा भी था जहाँ पे केमिकल अटैक हुआ था, लेकिन उन सब के लिए नहीं। जो मेन मुकदमा चला वो चला दुजैल में 1982 में 148 शियाओं के कत्लेआम के लिए, क्योंकि उसी दुजैल में सद्दाम हुसैन पर हमला हुआ था। तो इसको लेके मुकदमा चला और मुकदमे के बाद सद्दाम हुसैन को फिर सजाए मौत दी गई। सद्दाम हुसैन ने को जब मौत की सजा दी गई थी तब कहा गया था कि सद्दाम हुसैन ने अपनी तरफ से कहा था कि मैं चूंकि एक आर्मी का जवान हूं, तो मुझे जो है वो गोली मार के मुझे मौत की सजा दी जाए। लेकिन अमेरिका ने उसके लिए मना कर दिया था और सद्दाम हुसैन को फिर फांसी के जरिए ही मौत की सजा देने की बात की गई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह, उस दिन शनिवार का दिन था, सैटरडे था, सद्दाम हुसैन को बगदाद में ही जो अमेरिका का बेस कैंप था आर्मी का, उस जगह पे ले जाकर फांसी दी गई थी। और बाकायदा सद्दाम हुसैन ने उस दिन काला कपड़े से अपना चेहरा ढकने से मना कर दिया था। मरने से पहले वो जो सिगार पीने का शौकीन, तो वो सिगार भी पी और फिर उस मौत की वीडियो भी बना ली थी किसी ने मोबाइल से, जो पूरी दुनिया में देखी गई।
जब वो वीडियो बनाएगी उसके बाद कहते हैं कि बाद में जॉर्ज बुश ने जब देखा, और उस वीडियो में दो तरह के वीडियो आए थे, एक में जिसमें एम्बियंस भी था, आवाज़ भी आ रही थी, जिसमें कुछ लोग सद्दाम के बारे में बुरा भला कर रहे थे और सद्दाम कुरान की आयतें पढ़ रहा था। तो जिस तरीके से हुआ उसमें जॉर्ज बुश ने बाद में कहा था कि सद्दाम हुसैन को थोड़ा और डिग्निफाइड तरीके से भी मतलब फांसी दी जा सकती थी। जिस तरीके से ये दी गई वो ठीक नहीं थी, ये जॉर्ज बुश ने माना है, क्योंकि फांसी के दौरान जो लोग बातें कर रहे थे और जो कुछ कह रहे थे उसमें यह था कि एक आदमी मरने जा रहा है और उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। तो इसको एक्सेप्ट किया था जॉर्ज बुश ने। फांसी के बाद 30 दिसंबर को फांसी हुई, 31 दिसंबर को सद्दाम हुसैन की बॉडी को बाकायदा यूएस के जो चॉपर थे वो लेकर टिकरिट पहुंचे, और टिकरिट में ही जहाँ उसके दोनों बेटे उदय और दूसरा उसको दफनाया गया था, वहीं पे सद्दाम हुसैन को दफनाया गया। ये तो सद्दाम हुसैन की पूरी मौत की कहानी हुई। अब सवाल ये था कि अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी कंट्री ने इराक में हमला किया था इसीलिए कि इराक के पास केमिकल वेपन है और बाकी खतरनाक हथियार है। उसके बाद भी जब सद्दाम हुसैन नहीं रहा और सब कुछ हुआ, इराक पे कब्जा भी हो गया, नई सरकार भी आ गई, तमाम तलाशी हो गई, कभी कोई वो उस तरह का वेपन मिला ही नहीं जिसके लिए सद्दाम हुसैन इनकार करता रहा शुरू से, और वो आज तक नहीं मिला। 2018 सद्दाम हुसैन की मौत को करीब 12 साल हो गए। तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ जॉर्ज बुश और अमेरिका की दादागिरी थी जिसकी वजह से सद्दाम का तख्ता पलट गया, इसके पीछे तेल का खेल था, क्योंकि सद्दाम झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिका के इस पूरे खेल में ब्रिटेन क्यों शामिल हुआ? ब्रिटेन ने साथ में क्यों इराक पे हमला किया? इसको लेके बहुत ब्रिटेन के बहुत सारे सिपाही भी मारे गए थे, करीब 150-200। 2009 में सर जॉन चिलकॉट जस्टिस हैं ये ब्रिटेन के, सर जॉन चिलकॉट, 2009 में इनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई ब्रिटेन में लोगों के हंगामे के बाद। इस कमेटी ने पूरी इंक्वायरी की, इराक में सब कुछ जाकर सैकड़ों लोगों से बात की और जानना चाहा कि वाकई इराक पे जो हमला किया गया था वो कितना सही था और उसके पीछे मकसद क्या था। इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन की जो तस्वीर पेश की वो बहुत गलत तस्वीर पेश की। सद्दाम हुसैन एक टेररिस्ट नहीं था, कोई मिलिटेंट नहीं था, वो एक डिक्टेटर था, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे डिक्टेटर हैं। दूसरा, सद्दाम हुसैन को ईरान से लड़वाने के लिए भी पीछे अमेरिका ने वो कराया। जो कुवैत पे जो कुछ हुआ उसमें सद्दाम की बेशक गलती हो सकती, लेकिन इराक के पास कोई भी इस तरह का वेपन, केमिकल वेपन, ये कुछ नहीं था। ये कभी साबित नहीं हुआ। ये जस्टिस चिलकॉट जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। तब टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और इस रिपोर्ट के बाद जो आर्मी के लोग शहीद हुए थे ब्रिटेन के, उनकी फैमिली से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। तो इस रिपोर्ट को, अगर इस कमेटी को जस्टिस चिलकॉट की हम लोग माने, तो कुल मिलाकर ये था कि सद्दाम हुसैन को खड़ा किया अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ लड़वाया अमेरिका ने, सद्दाम हुसैन की पैसे से लेके हथियार से लेके हर चीज से मदद की अमेरिका ने। लेकिन जब वो अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं हुआ तेल वेल को लेकर, तो उसी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवा दिया।
ये पूरी कहानी का एक पहलू। अब दूसरा, ये जो टिकरित जहां के सद्दाम हुसैन, वहां जब मैं इराक गया तो उसके पास से गुजरा, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाया जहां पर ये वो है, क्योंकि आर्मी वालों ने मना कर दिया था कि उस तरफ आप नहीं जाएंगे। तो वहां जाने से मतलब नसीब ने साथ नहीं दिया। लेकिन 9-10 दिन में जितना इराक घूमा और देखा, खासतौर पर मैं अगर आपको बगदाद की बात करूं, बगदाद में आज भी जितने फ्लाईओवर हैं, जितनी अच्छी सड़कें हैं, जो वहां की गाड़ियां हैं, जो वहां की फैक्ट्रियां हैं, वहां दोनों तरह के लोग हैं। एक सद्दाम हुसैन को पसंद करने वाले, एक ना पसंद करने वाले। लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए घूम के, और जैसी बात करें कि ये सारे जो डेवलपमेंट के काम, ये सारी चीजें, ये बड़ी बड़ी मस्जिद, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तो पसंद करें ना करें, एक चीज बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि ये सब कुछ सद्दाम हुसैन की देन है। पूछते हैं कि लेकिन सद्दाम हुसैन तो 2006 में, बल्कि 6 क्या 2003 में उसकी कहानी खत्म हो गई, अब 15 साल में। तो उसने कहा ये 15 साल से बगदाद सेम वैसा का वैसा है, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई भी बिजनेस उस तरह का नहीं है। तो सद्दाम हुसैन का एक रूप ये है इराक में कि सद्दाम हुसैन के बारे में जो कहानियां बहुत सारी, अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं। इवन आप दुश्मनों को छोड़ दीजिए, जो सद्दाम हुसैन की सेना थी, अगर ईरान इराक के वॉर में ऐसे कई कहानियां आई कि जब इराक की सेना कमजोर पड़ने लगी और ईरानी सेना ताकतवर, तो कई इराकी सेना पीछे भागने लगे। तो जो लोग पीछे की तरफ भागते थे, सद्दाम उनको भी नहीं छोड़ता था, जो मैदान छोड़कर उसकी सेना भागते थे उनको भी गोली मार देता था, या फिर अपने जो टीम थी उनको कहता था इनको मार डालो। सद्दाम हुसैन के बारे में ये भी है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, विरोधियों को तो सवाल ही नहीं है कि वो सर उठाने का मौका देता। यहां तक कि लोगों पर भी उसका शक बहुत होता था। उस जमाने में एक दौर ऐसा था जब इराकी लोग इराक की सीमा से बाहर नहीं निकलते थे, उनको बाहर जाने के लिए बहुत सॉलिड रीजन बताना पड़ता था, और अगर कोई बिना बताए हुए चुपचाप चला गया और लौट कर आया तो उसको या तो जेल डाल देते थे, कई बार तो मौत की सजा होती थी। इराक के घर घर में सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगानी जरूरी थी, और सद्दाम हुसैन का नेटवर्क इतना था कि अगर किसी घर में उसकी तस्वीर जरा सी टेढ़ी लगी हुई है और किसी ने जाकर बता दिया कि उस फलाने घर में सद्दाम की तस्वीर टेढ़ी है, तो उसके लोग पहुंचते थे और देखते थे कि हाँ ये टेढ़ी है, तो उस घर के लोगों को ले जाकर बाकायदा सजा होती थी, बल्कि जेल भी हो जाती। तो ये सारी चीजें भी थी। लेकिन दूसरी तरफ जितने डेवलपमेंट के काम हुए 70s, 80s, 90s में, कहते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी और ये सारी चीजें लाने वाला सद्दाम हुसैन, तमाम फैक्ट्री खोलने वाला सद्दाम हुसैन, बिल्डिंगें, सड़क, पुल, डैम, ये सब बना के देने वाला सद्दाम हुसैन। लेकिन फिर दूसरा यही है कि जो सद्दाम हुसैन की ये चीजें आई, और सबसे बड़ी जो चीज थी शिया और सुन्नी, उसमें जो लकीर पाटने का काम किया, शायद उसका सबसे ज्यादा नुकसान था सद्दाम हुसैन को। अगर वो इराक के शिया सुन्नी को साथ लेकर चलता तो शायद सद्दाम हुसैन, जो आज जिस सद्दाम हुसैन को हम लोग याद कर रहे हैं, उससे कहीं बड़ा लीडर, कहीं बड़ा और कुछ होता। लेकिन चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम माने तो सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर था, एक तानाशाह था, लेकिन वो कहीं से आतंकवादी नहीं था, कहीं से मिलिटेंट नहीं था, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में यूएस के किसी ने एक ये इशू भी उठा दिया था कि अमेरिका की उस वक्त ये फॉरेन पॉलिसी की गलती थी कि सद्दाम हुसैन और इराक पे हमला करके और उसे मार दिया। अगर सद्दाम हुसैन को न मारा जाता और सद्दाम हुसैन का इराक में राज रहता,
तो कहते हैं कि आईएस और बगदादी का कभी जन्म ही नहीं होता, क्योंकि सद्दाम हुसैन अपनी ज़मीन पर किसी आतंकवादी को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और ये आईएस और बगदादी 2006 जैसी सद्दाम का खात्मा होता है, फांसी होती, उसके बाद ही सर उठाता है और धीरे धीरे अगले 5-6-7 साल में बगदादी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। आज भी बगदादी जिंदा है या मर गया है, इसको लेके पहेली ही है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक कंफर्म नहीं किया कि वो मर चुका है। लेकिन ये यूएस में भी उठा था कि अगर सद्दाम हुसैन को ना मारा जाता तो शायद आज जो पूरी दुनिया ने इतने सारे जख्म झेले हैं आईएस के हाथों, बगदादी के हाथों, वो चीज़ कम से कम ना होती। कम से कम इराक की सरजमीन से आईएस का जन्म नहीं होता और न बगदादी पैदा होता। ये अमेरिका तक का कहना है। तो ये थी पूरी कहानी। और सद्दाम हुसैन हमेशा इंडिया के लिए, हमेशा उस जमाने में इंदिरा गांधी की बड़ी अच्छी दोस्ती। बगदाद में एक चीज़ और भी देखी मैंने कि जब हम लोग गुजर रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक दिखाया गया था, वो सिर्फ ट्रैक ही रह गया और कुछ है नहीं। तो पहले बगदाद में ट्रेन भी चला करती थी, तो हमने पूछा वहाँ पे जो साथ थे हमारे, तो पता चला वो रेलवे ट्रैक इंडिया की मदद से वहाँ पे बिछाई गई थी। और बाकायदा ये जो वहाँ ट्रेन बगदाद में पहले चली थी वो इंडिया की तरफ से ही थी। और अब वो खैर ट्रेन भी नहीं है और वो ट्रैक तो अब गायब है। तो इंडिया ने भी बहुत मदद की थी और हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कुल मिलाकर, और ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, इवन बगदादी के बारे में कहते हैं कि सीरिया में जब शुरुआत हुई थी तो बगदादी की मदद भी अमेरिका ने की। तो लादेन हो, बगदादी हो, अल जवाहिरी हो, या फिर सद्दाम हुसैन की शुरुआती दौर ईरान इराक वॉर तक, अमेरिका ने इन लोगों को मदद की, हथियार दिए, पैसे दिए, ऊपर उठाया। और फिर जब वो लगा कि वो उसके लिए खुद खतरा है या उसकी बात नहीं मान रहा, तो फिर इन तमाम लोगों का खात्मा भी कर दिया। ये एक अजीब सियासत है। तो ये थी खैर पूरी कहानी सद्दाम हुसैन की। अब मैं आसिम से कहूँगा कि दूसरी बात, हाँ मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात ये, बहुत सारे लोगों के मैंने मेल पढ़े और मैं जनरली कमेंट्स पढ़ने से बड़ा भागता हूँ, मेल ज़्यादा पढ़ता हूँ, बट मैंने कल सारे कमेंट्स भी लगभग पढ़ डाले, एक भी नहीं छोड़ा होगा। और मेल बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैंने सारे मेल भी पढ़े। एक ज़्यादातर लोगों की जो थी वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मैं दुआ करूँगा कि कभी मुझे ज़िंदगी में निर्भया जैसी कहानी आप लोगों को ना सुनानी पड़े, क्योंकि बड़ी तकलीफदेह होती है। मुझे मालूम है, सुनना भी और सुनाना दोनों लगभग वैसे ही है। तो मैं दुआ करूँगा कभी मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपने प्रोफेशनल करियर में इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मैं सुनाऊँ आपको। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने निर्भया की कहानी कही थी और कई लोगों ने कहा था कि नहीं सुनाना चाहिए, तो पहला तो ये कि मैं ना सुनाऊँ ये बिल्कुल है। दूसरा, नहीं सुनाना चाहिए, उसमें एक चीज़ है कि फिर इन चीज़ों से हम कब तक आंखें चुराएंगे और भागेंगे। न सुनाने से बेहतर ये है कि हम लोग कुछ करें जिससे ऐसी चीज़ें ना हो। हर चीज़ पुलिस प्रशासन सरकार पे डालने से, कानून पे डालने से मसले का हल नहीं होता है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी अगर निभाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ गाली देने से कि ये कानून लचर है, यहाँ पे जस्टिस में देरी होती है, पुलिस बेईमान है, नेता भ्रष्ट हैं, ये कह के ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी झाड़ ली, हमने एक एक करके सबको गाली दे दी, अब इनका काम है। सवाल ये है कि हम लोग भी अगर अपनी तरीके से थोड़ी थोड़ी हेल्प करें तो ये बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब ये निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, उसको बस से फेंका गया, उसके बाद करीब 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वो सड़क के किनारे दोनों थे।
उस दौरान मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि दर्जनों गाड़ियां गुजरी, बहुत सारे लोग गुजरे, कार गुजरी, ऑटो वाला गुजरा, किसी ने मदद नहीं की। मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट होता है और उससे कहते हैं कि यार इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, कहते हैं वो कार खराब हो जाएगी हमारी, खून निकल रहा है। तो ये जब तक ये सोच है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ गाली देने से क्या हमारा काम हो गया। अगर हम सब भी अपने अपने हिस्से की मदद करें जहां जहां जरूरत पड़े तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो ये दो चीजें थी। तीसरा और आखिरी जो सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा, जो हर दूसरा शायद मेल यही था और हर दूसरा कमेंट भी यही था कल, कि रुला दिया। इसका मेरे पास इसलिए जवाब नहीं है कि ये वो चीज ही ऐसी थी, ये खबर जिस तरीके से हुई कि किसी का भी कलेजा छल नहीं हो रहा, कोई भी सुनना नहीं चाहता ऐसा। और जाहिर सी बात है, मैं आप जितने लोग बैठे हुए हैं में से शायद कोई उसको नहीं जानता होगा। मैं चलिए थोड़ा बहुत उसके फैमिली से और तमाम लोगों से मिला, मैंने तस्वीरें देखी, सब कुछ उसके बारे में बहुत गहराई से बातचीत की, सुना समझा। लेकिन ऐसा लगता था कि वो जैसे अपने घर की है, तो इसीलिए ज़्यादा वो आंसू आए। लेकिन मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि कभी ऐसी कहानी मुझे ना सुनाने का मौका मिले, फिर ना आपको सुनने का मौका मिले। और अपने अपने हिस्से का हम लोग अगर फर्ज अदा कर दें तो ऐसी चीज़ें पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता कुछ तो ज़रूर कम हो। हाँ, अक्षय साहब, बहुत बहुत एक तो आपको मुबारक, आपका जन्मदिन है। आप अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। सर, राकेश चौहान है, उन्होंने सद्दाम हुसैन बहुत बढ़िया आदमी था, अमेरिका ने छल कर रहा था उनको मारने के लिए। राकेश जी, मैंने अभी बताया कि सद्दाम हुसैन के बारे में वही दो चीज़ें कि वो मिलिटेंट नहीं, आतंकवादी नहीं, एक एक एक, एक, एक मुल्क का डिक्टेटर तानाशाह था। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जो कुछ किया, अब तो खैर वो कमेटी भी आई है, ज़्यादातर लोग वही मानते हैं कि ये गलत था। सर, सतीश मेहता है, बोले सद्दाम की फैमिली का अब कोई मेंबर जिंदा है? सतीश जी, सद्दाम की फैमिली में जो उनकी बेटियां हैं वो इस वक्त जॉर्डन या कहीं पे उन्होंने वो पनाह ले रखी है उनको, और वो लोग हैं अभी। सर, एक आरआर के एमएम का अकाउंट है, वो बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि फांसी जब दी गई सद्दाम को, तो क्या दूसरे गल्फ कंट्रीज ने इसका विरोध किया? मोहम्मद हुसैन नाम से। हाँ, मोहम्मद हुसैन साहब, किसी ने भी विरोध उस वक्त नहीं किया था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। बल्कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब सद्दाम हुसैन के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो एक बुक भी आई थी जो यूएस के एक आर्मी के अफसर ने लिखा था। 12 ऐसे आर्मी थे, यूपी के जवान थे यूएस के, जिनको सद्दाम हुसैन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और वो 12 के 12 आखिरी कई मतलब 3 साल के करीब सद्दाम हुसैन के साथ रहे। और उन सब की राय ये थी कि सद्दाम हुसैन के बारे में उन्होंने जितना सोचा था, जब उसके साथ रहे तो बिल्कुल उनकी राय बदल गई। उनमें से एक ने तो ये कहा था कि जब भी सद्दाम हुसैन को देखते थे तो लगता था कि वो उनके दादा जैसा है। और जब सद्दाम हुसैन की मौत के बाद दो चीजें थी। एक, जब सद्दाम हुसैन की सत्ता को गिराया गया और बगदाद पर कब्जा किया गया, तो एक बहुत हिस्टोरिकल तस्वीर आप देखते होंगे। वो मैं उस जगह गया भी था और मैंने वो जगह देखी थी। अब तो वहाँ पे बहुत बड़ी कोई मस्जिद बन रही है, मस्जिद के सामने ही है वो। सद्दाम की एक आदमकद मूर्ति थी, हर घर में जैसे तस्वीर होती है तो सद्दाम का जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े उसके आदमकद वो थे। तो उसको कुछ लोगों ने गिराया था। तो वो कहते हैं कि वो थे मुट्ठी भर लोग,
लेकिन अमेरिका ने उसको दिखाया था कि जैसे पूरा बगदाद जश्न मना रहा है। वो तस्वीर का एक पहलू था, इस आर्मी की किताब के हवाले से बता रहा हूँ। दूसरा ये था कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और उसके बाद उसकी बॉडी को बाहर ला रहे थे, तब कुछ लोगों ने उसकी बॉडी को नारे लगाए थे और कुछ लोगों ने थूकने की कोशिश की थी। तो वो भी मुट्ठी भर थे। तस्वीर लेकिन कुछ और दिखाएगी। उसका मानना था कि जो सद्दाम हुसैन का ड्यू था वो उससे मिलना चाहिए था एक कंट्री के हेड के नाते, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं और इसीलिए बाद में उसने अमेरिकन आर्मी से फिर इस्तीफा भी दे दिया। मैं बुक का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। सर धीरज राठौर है, वो बोल रहे हैं हर एक टेररिस्ट की मदद पहले अमेरिका करता फिर बाद में मिटाता ऐसे। हिरन राठौर साहब, ये मैंने पहले भी कहा कि आपको चाहे उसामा हो, बगदादी हो, इन लोगों की मदद करता है, या फिर और भी कई देश हैं ऐसे जिनको पहले उठाता है, ताकतवर बनाता है, फिर लड़वाता है। अमेरिका की शायद ये पॉलिसी भी है और उसके पीछे एक कहीं ना कहीं ये भी है कि जो वेपन मार्केट है, हथियारों का बाजार है, वो भी चलते रहना चाहिए और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जंग लड़ाई जाती है, टेरर ग्रुप पैदा किए जाते हैं, उनको खड़ा किया जाता है, क्योंकि फिर हथियार खरीदेगा कौन और जो हथियार के इस बिजनेस में है उनका धंधा कैसा चलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई है। सर इंडियन पुलिस बैंक तक बोल रहा है कि सद्दाम को सिर्फ बहाना था, दरअसल अमेरिका का तेल पर निशाना। नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेल के लिए ही ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद जाहिर सी बात है पूरा कंट्रोल अमेरिका का, जो अभी बगदाद में सरकार है वो कठपुतली सरकार है, अमेरिका के इशारे पर काम करती है। और अब जो है बगदाद का जो पूरा तेल है इराक का, वो अमेरिका के हिसाब से उसका सब कुछ रेट भी फिक्स हो रहा है, कितना निकालना है, कितना क्या करना है, वो सब कुछ अमेरिका तय कर रहा है। सर एक आफ्ताब जी हैं, क्या उसमें वो बोल रहे थे सच है कि सद्दाम के फांसी के टाइम जो उसे काला कपड़ा पहनाया नहीं गया था, उसकी बॉडी के साथ भी बाकी बर्बरता से लोगों ने पत्थर उत्थर मारे गए थे। सर ये आफ्ताब जी। आफ्ताब साहब, ये सही है कि दो चीज़ें हैं फांसी के वक्त। एक तो जो 30 दिसंबर की सुबह 6 बजे के करीब फांसी दी गई थी, इस फांसी की दो तीन चीज़ें और हैं। सद्दाम हुसैन के जो वकील थे इस पूरे मामले में, उन्होंने बाद में इसका खुलासा किया था। सद्दाम हुसैन को रात को बता दी गई थी कि सुबह फांसी होनी है। कहते हैं कि सुबह सद्दाम हुसैन को एक्सरसाइज का बड़ा शौक था, कसरत करने का। तो उस सुबह भी एक तो वो सिगार पीने के शौकीन, सिगार पी। उसके बाद कहते हैं कि वकील को बताया था कि आज मैंने 35 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किया है। वो इसलिए ताकि मैं इस फांसी के फंदे को पूरी ताकत के साथ झेल सकूं और मेरे चेहरे पे कभी कोई खौफ भी नहीं आए। तो 35 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किया था। ये 30 दिसंबर की सुबह सद्दाम हुसैन ने बताया। आखिरी तक उसने कहा था कि मुझे आप फायरिंग स्क्वाड से अगर मौत की सजा ही देनी है तो फायरिंग स्क्वाड से गोली मारने का हुक्म दो, क्योंकि मैं आर्मी का बंदा हूँ। लेकिन यूएस ने माना नहीं था, तो लास्ट में फांसी की हुई थी। फिर ये हुआ था कि चेहरे पे कपड़ा ढका जाएगा और ये तो बोला नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत को मैं भी देखूं और आप लोग भी देखो। तो इसलिए वो काला कपड़ा पहनने से मना कर दिया था और जो फेवरेट कोट था, ब्लैक कोट, वो पहनकर वो फांसी के फंदे तक पहुंचे। और फिर जो वहाँ पे कुछ लोग थे वो सद्दाम हुसैन को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन लगातार जो कुछ दुआएं थी कुरान की वो कंटिन्यू कर रहा था। सर एक आसिफ है, वो बोल रहे हैं कि वो आपको तो अपने फादर को तो हमेशा देखते हैं,
उनका सवाल है कि वो आदमी कौन था जिसने अमेरिका की हेल्प की थी सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए। आसिफ साहब, जिस तिकरित के एक बंकर से सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई थी 13 दिसंबर 2003 को, एक्चुअली 9 महीने हो गए थे अमेरिका को बगदाद पर कब्जा किए हुए, और इस 9 महीने के दौरान सैकड़ों लोग यूएस के बाकी सारे लोकल लोगों से मिलकर, सिर्फ उनका एक ही मिशन था सद्दाम हुसैन को ढूंढना, क्योंकि सद्दाम हुसैन जब तक पकड़ा नहीं जाता यूएस को खतरा था इराक में। तो बहुत सारी टीमें, बहुत सारे इनके अपने जासूस खास तौर पर लोकल लोगों को पकड़ रहे थे। अब तिकरित एक ऐसी जगह थी जो सद्दाम का घर, पुश्तैनी, मतलब वहीं की पैदाइश, अल्दोआजा जगह है, वहां पे एक गांव वहां से, और जहां भी जैसी खबर मिलती ये लोग वहीं पहुंचते। और ये एक चीज यूएस को पता थी, वहां की जो भी फोर्स थी वहां पे, कि सद्दाम इराक छोड़कर नहीं भागा, तो वो है इराक में, ये कंफर्म खबर थी। तो इसलिए इराक के हर उन जगहों पे जहां सद्दाम हुसैन की उम्मीद थी, लगातार फोर्स दबिश डाल रही थी। सबसे बड़े पैमाने पर तिकरित के लोगों से पूछताछ हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि तिकरित से सद्दाम हुसैन को बहुत प्यार था, और तिकरित के लोग भी सद्दाम हुसैन को बहुत मानते थे। तो यूएस फोर्स को ये था कि तिकरित के लोग कोई ना कोई क्लू जरूर दे सकते हैं, और इसीलिए लगातार वो बातचीत हो रही थी। वहीं से किसी एक भेदिए ने यूएस फोर्स को, बल्कि यूएस फोर्स को भी नहीं दिया था, यूएस के एक एजेंट था, एक जासूस, जिसको इस काम बहुत सारे ऐसे लोग से लगे हुए थे, उस तक ये टिप ऑफ दिया था कि एक ऐसी जगह है जहां पे जमीन के अंदर एक बंकर है और उसके अंदर सद्दाम हुसैन है, और दूर दूर तक वहां पे कोई हलचल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि सद्दाम को ये मालूम था कि जहां पे भी जरा हलचल या कुछ होगी, और क्योंकि ये सबको लगता था कि सद्दाम अपने बचे कुचे आर्मी के लोगों के साथ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। और कुछ लाख डॉलर और कुछ चीजें, एक ब्रीफकेस था जो मिला था उस बंकर के अंदर, और बहुत ही खामोशी के साथ वहां कोई हलचल नहीं होती थी। एक खास आदमी था जो सिर्फ अंदर आता था, जरूरत की सामान पहुंचाता था और चला जाता था। तो कहते हैं कि एक तिकरित का ही एक भेदिया था जिसने एक यूएस के एजेंट तक ये खबर दी, और उस एजेंट के जरिए फिर फोर्स तक खबर गई, और उसके बाद पूरी फोर्स वहां तक पहुंची, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से सद्दाम तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई वो बेहद आसानी से हुई। परवेज आलम है, वो बोल रहे हैं कि क्या ये बात सच है? ऐसा कहा जाता है कि सरकार के काफी हमशक्ल थे जो, और ये भी आया था जब उसको फांसी दी तो उसके डुप्लीकेट को फांसी दी, असली सद्दाम मिल गया। परवेज, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें हैं। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया। इराक में सद्दाम हुसैन के बहुत, कम से कम 6 डुप्लीकेट के बारे में कहते हैं कि ये पक्की खबर है। चूंकि हमेशा बहुत बार, जैसे दुजैल में हमला हुआ, इसके अलावा बगदाद में सद्दाम के ऊपर हमेशा थ्रेट रहता था, तो सद्दाम हमेशा अपने डुप्लीकेट को जिन जिन जगहों पे ज़्यादा खतरा होता था वहाँ पहले भेजा करता था, और वो डुप्लीकेट बिल्कुल उसी की तरह होते थे। इवन जो सद्दाम के बेटे थे उदय और वो, उनके भी डुप्लीकेट हुआ करते थे, और कई डुप्लीकेट मारे भी गए ओरिजिनल समझकर, ऐसे हमले हुए। तो सद्दाम के 6 डुप्लीकेट की खबर थी। इवन जब सद्दाम को फांसी दी गई उसके बाद ये खबर आई थी कि सद्दाम किसी और मुल्क में देखा गया, और वो सद्दाम जो है, जो जिसको बंकर से पकड़ा था, वो सद्दाम नकली था, और उसको लेके फिर बहुत सारी हुई कि सद्दाम के यहाँ की आँख के ऊपर एक तिल है, वो भी उसके भी था। तो बहुत सारी जो चेहरे की बनावट थी वो सारी दाढ़ी से लेकर सब कुछ, लेकिन खैर बाद में वो चीज़ें फर्जी निकली। लेकिन ये फैक्ट है कि सद्दाम, उसके बेटे उदय, इन लोगों के डुप्लीकेट हुआ करते थे, और
ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस डुप्लीकेट को बाकायदा तैयार करते थे। सर सतीश मेहता है, बोल रहे कि सर आप वहाँ होकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इराक को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा सद्दाम की मौत से? सतीश जी, मैं जितने दिन रहा, जितने लोगों से बात किया, मुझे लगता है कि एक चीज़ फैक्ट है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि चाहे वो सद्दाम के चाहने वाले हों या सद्दाम के दुश्मन हों, दोनों में कॉमन चीज़ एक थी कि वो एक चीज़ आज भी मानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने जो इराक में डेवलपमेंट का या बगदाद के लिए काम किया वो किसी और ने कभी नहीं किया, न सद्दाम से पहले न सद्दाम के बाद। दूसरी चीज़ ये कि एक एग्जाम्पल वहाँ का दिखाया था कि जहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी है बगदाद में, ग्रीन जोन के पास है ये बिल्कुल, उस एम्बेसी से करीब 500 मीटर दूर एक मस्जिद है। मैंने उसको अपने शो में भी दिखाया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहते हैं कि वो पूरे इराक की सबसे बड़ी मस्जिद है और सद्दाम हुसैन ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी 2001 में। आज 17 साल हो गए हैं, उसके बाद भी उस मस्जिद का काम जारी है, लेकिन किसी ने वहाँ के एक लोकल ने, मैं उसी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर उससे बात कर रहा था, बल्कि क्या इंटरव्यू कर रहा था, तो उससे मैंने जब इराक और इसकी डेवलपमेंट की बात की कि बिफोर सद्दाम और आफ्टर सद्दाम, तो उसने बस एक एग्जांपल दिया था कि इस मस्जिद को आप देख लीजिए, 2001 में ये सद्दाम ने इस बुनियाद रखी थी। अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो ये 2003-4 तक बन के तैयार हो जाता। आज तब मैं 17 में गया था, 17 है, और बोला कि जो उस वक्त काम शुरू हुआ था उसका शायद 10% और काम हुआ होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कैसा हो रहा है। नंबर 2, जो इराक में मौजूदा सरकार है, शिया बहुल सरकार जो है, उसके ज़्यादातर लोगों का वो जो निकाला वहाँ पे हम लोगों ने पता किया, 90% 12th पास हैं, 2-3 ग्रेजुएट हैं, और सारे के सारे पूरी तरह से करप्ट। वहाँ पे लगातार हर दिन अखबारों में भरा रहता है उनके करप्शन के इल्ज़ाम। काम वाम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो काम करना क्या, वो जो अमेरिका कहता है वही करना होता है। लेकिन कुल मिला के करप्शन और बस किसी तरीके से ये एक सरकार चल रही है, और डेवलपमेंट का काम तो बिल्कुल ठप। सर एक अविनाश कुमार है, बोल रहे हैं सर यूएस किसी भी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कैसे इंटरफेयर करता रहता है और यूएन उन्हें रोकता क्यों नहीं? अविनाश जी, असल में ये शुरू से है कि ताकत है तो धौंस है, तो कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब इसी इराक को ही ले लीजिए कि यूएन ने ये कहा अपने लोगों को, बाकायदा कई कंट्री के उसमें नुमाइंदे थे भेजा और इराक में, और कहा परमिशन दो, हम तलाशी लेने आएंगे। टीम गई, पूरे इराक में चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं से केमिकल वेपन नहीं मिला। लेकिन अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने नहीं मानी यूएन की इस रिपोर्ट को, कहा कि नहीं हमें शक है कि है, और फिर 2003 में ज़बरदस्ती वहाँ पे फौज भी भेज दी, फिर हमला हुआ, तख्ता पलट भी हो गया। तो ऐसा ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसा कई बार हुआ है जब पूरी दुनिया एक तरफ, यूएन एक तरफ, अमेरिका ने वही किया जो उसे करना है। सर एक यशवंत सिंह है, वो बोल रहा है कि अमेरिका ने सद्दाम पर केमिकल वेपन रखने का आरोप लगाया था जो कि कभी मिले नहीं। क्या उन नाम के जो वेपन मिले नहीं, इसके बाद फांसी के बाद लोगों ने अमेरिका को कुछ कहा नहीं? कौन है सर? ये है यशवंत सिंह। यशवंत जी, इस पे बहुत मैंने कहा ना कि जैसे 2009 में कमेटी बनाई ब्रिटेन ने, उसमें भी अपने रिपोर्ट में कहा कि कोई केमिकल वेपन नहीं मिला। आज 18 हो गया, पिछले 12 साल में तो कभी मिला नहीं। तो इसको लेके इवन आप हम यहाँ का छोड़िए, जो यूएस की तमाम बड़े न्यूज़पेपर हैं, चैनल हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरी डिटेल से रिपोर्ट दी है कि कैसे ये इस वक्त बुश एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर थी कि उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया और कभी भी इतने सारे खर्च किए, आर्मी भेजा, यूएस के आर्मी भी की भी काफ़ी मौत हुई थी।
तो उसको भी लेके कटघरे में खड़ा किया था कि वहाँ जब इराक में ऐसा कुछ था नहीं तो ये क्यों किया गया। कई बॉलीवुड की फिल्में भी आपने देखी होंगी इस पर बनी है। तो ये एक तरह से एक ज़बरदस्ती थोपा गया जंग था और उसकी वजह यही थी कि तेल के ऊपर कंट्रोल का मामला था जो सद्दाम के जीते जी पॉसिबल नहीं था और इसीलिए ये सब कुछ किया गया।